विद्यार्थियों को राम राम। जो लोग बालाजी के भक्त हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में जय बालाजी महाराज जरूर लिख देंगे। और आप लोगों की जो तैयारी आयुर्वेदिक उपचारिका, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, ऑल इंडिया आयुर्वेदिक एग्जाम्स जो होते हैं, कंपाउंडर की जो भर्ती होती है उसके लिए जो तैयारी चल रही है, तो आज हम पंचकर्म परिचर्या के जो है प्रश्न पत्रों को सॉल्व कराएंगे। ये आपके सिलेबस का महत्वपूर्ण विषय है। कम से कम 5 नंबर के इसमें से प्रश्न आपको ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इसको आप लोग, महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हमने इसमें सिलेक्ट किया मॉडल पेपर, तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आज का लाइक का टारगेट है 1000 लाइक। आप लोग 1000 लाइक पूरा कर देंगे, मुझे आशा और विश्वास है। और जो लोग बालाजी के भक्त हैं कमेंट बॉक्स में जय बालाजी महाराज जरूर लिख देंगे, क्योंकि बालाजी महाराज ही भक्त अपने भक्तों का जो है समस्त कष्टों को दूर करके आपको सद्बुद्धि और आपको नौकरी प्रदान करेंगे। तो पंचकर्म को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं शोधन चिकित्सा। पंचकर्म में क्या हो जाता है कि पूरे शरीर का आपके हो जाता है शोधन। आयुर्वेद की बहुत बड़ी जो है चिकित्सा पद्धति है पंचकर्मा। पंचकर्मा के अंतर्गत जो है सारी बॉडी का जो है शोधन किया जाता है। इस पे जो है बहुत अच्छा जो है रिजल्ट आता है। जो बीमारियां कहीं नहीं ठीक होती हैं वो पंचकर्म चिकित्सा से ठीक हो जाती हैं। असाध्य रोगों का इलाज इसमें होता है। सर्विसिंग हो जाता है। जिस प्रकार से आप मोटरसाइकिल, कार और बाइक की सर्विसिंग कराते हैं, उसी तरह से जो है मानव बॉडी की सर्विसिंग करने की प्रक्रिया को ही पंचकर्म कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 2 इसमें देखेंगे। इसमें दिया है कि जिस चिकित्सा से दोषों को एक बार साम्यावस्था में लाने के बाद उसका पुनरावृत्ति नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं शोधन चिकित्सा। उसे क्या कहेंगे? शोधन चिकित्सा। दोषा कदाचित कुपते जिता लंघनम पंचने जिता संशोधने यतु ना तेषा पुनर्भवद। तो उपयुक्त कथन किस आचार्य ने कहा है? प्रश्न नंबर 3 आचार्यों से जरूर पूछा जाएगा। तो ये बात महर्षि चरक जी ने कहा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विद्यार्थी नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर, आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित 5 प्रकार के कर्म जिनके द्वारा शरीर का शोधन किया जाता है उसे कहते हैं। चौथे का बी विकल्प सही होगा, पंचकर्म। इसमें 5 प्रकार के जो है कर्म किए जाते हैं, इसी से नाम इसका क्या पड़ा है? पंचकर्म। तो ये पूरे बॉडी को शोधन कर देता है, इसीलिए इसे पंचकर्म चिकित्सा 5 कर्म किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। चरक के अनुसार पंचकर्म है। चरक के अनुसार पंचकर्म है तो इसमें होगा वमन कराया जाएगा, विरेचन, निरूय, अनुवासन तथा नास्य। कुल मिला के टोटल इसमें 5 होते हैं। वमन, विरेचन, निरू, अनुवासन और नास्य जो प्रक्रिया होती है ये 5 की संख्या में है, इसे इसका नाम पंचकर्मा पड़ा। महत्वपूर्ण होगा, पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट जान के इसे नोट कर लेंगे विद्यार्थी सभी लोग। सुश्रुत के अनुसार पंचकर्म है। सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत ने पंचकर्म किसे कहा है? तो वमन, विरेचन, निरू, अनुवासन तथा नास्य जो है इसी को सुश्रुत जी ने भी कहा है पंचकर्म। इसे भी नोट कर लेंगे। चरक और सुश्रुत ने सेम बातें बताई हैं क्योंकि इसका नाम ही पंचकर्मा है। महर्षि वाग्भट्ट के अनुसार पंचकर्म है। महर्षि वाग्भट्ट जो आयुर्वेद के मर्मज्ञ थे, उन्होंने क्या कहा है? तो इसका डी विकल्प सही होगा। इन्होंने कुछ अलग बातें बताई है, जोड़ा है। तो क्या जोड़ दिया है? इन्होंने कहा है वमन, विरोचन, निरो, नश्च, रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण, इसमें एक शब्द उन्होंने जोड़ा है और ये भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सभी के डिफरेंस को जानेंगे, खास करके वाग्भट वाला अधिकतर पूछ लिया जाता है। इसमें कुछ लोग गलत कर देते हैं क्योंकि उनको 5 ही याद रहता है, वमन, विरेचन और नाश्य, सारी चीज़ें याद रहती है, लेकिन ये रक्त मोक्षण वाला नहीं समझ पाते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा विगत एग्जाम्स के लिए, इसे आप लोग तैयार कर लेंगे। उस चरक के प्रत्येक कर्म को कितने भागों में बांटा गया है? चरक के प्रत्येक कर्म को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सी विकल्प सही होगा, 7 भागों में डिवाइड किया गया है। पूर्व कर्म के अंतर्गत कर्म आते हैं। पूर्व कर्म के अंतर्गत कर्म आते हैं तो इसमें होगा सी विकल्प, लंघन, पाचन, स्नेहन, स्वेदन। लंघन, पाचन, स्नेहन और स्वेदन, यानी आपका सी विकल्प इसमें जो है करेक्ट होगा। नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 होगा। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया कि प्रधान कर्म के अंतर्गत कितने कर्म आते हैं। प्रधान कर्म के अंतर्गत कितने कर्म आते हैं, तो 10वें का सी विकल्प सही होगा। 5 कर्म पंचकर्मा में आते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, पाश्चात्य कर्म के अंतर्गत कितने कर्म आते हैं। अभी पंचकर्म की बात हो रही थी, अब पाश्चात्य कर्म की बात हो रही है, तो इसमें भी विकल्प सही होगा, यानी 3 की संख्या में पाश्चात्य कर्म को रखा गया है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 12 में दिया है कि पाश्चात्य कर्म के अंतर्गत कर्म है। अब पाश्चात्य कर्म के अंतर्गत जो 3 कर्म है उसमें कौन कौन से आते हैं, इसकी चर्चा इसमें कर लेंगे। तो इसमें डी विकल्प सही होगा, यानी ससंजन कर्म, रसनादि कर्म और शमन कर्म उपयुक्त सभी, यानी डी विकल्प होगा। इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे विद्यार्थी, ये प्रश्न पूछा गया है, 5-6 बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। 13 में दिया है कि कफ दोष के निवारण के लिए श्रेष्ठ कर्म है, तो ये है वमन, इसे नोट कर लेंगे। में दिया है कि पित्त दोष के निवारण के लिए श्रेष्ठ कर्म है। पित्त दोष के निवारण के लिए अगर किसी का पित्त बना हुआ है और उसको विरेचन करा दिया जाए तो उसके पित्त का शमन हो जाता है। आप लोग जानते हैं कि वात, पित्त और कफ त्रिदोष आधारित ये मानव शरीर है। अगर इसमें से किसी में असंतुलन हो जाता है तो आप बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। वात से 180 रोग होता है, पित्त से 80 रोग और कफ से 35 रोगों की जो है व्याख्या आयुर्वेद में किया गया है, इसे आप लोग जानते रहेंगे। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। वात दोष के निवारण के लिए श्रेष्ठ कर्म है। 15 का सी विकल्प सही होगा, यानी बस्ती जो कर्म होता है ये वात दोष के निवारण के लिए प्रयोग करते हैं। 16 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है गत परीक्षाओं के लिए। रक्त दोष के निवारण के लिए श्रेष्ठ कर्म है। किसी के रक्त में अगर दोष आ गया, रक्त खराब हो गया, रक्त में इम्प्योरिटी आ गई, रक्त में किसी प्रकार की अशुद्धि है, आपका ब्लड खराब हो गया, तो उसमें रक्त मोक्षण कराया जाता है पंचकर्मा के अंतर्गत। इससे आपकी जो है ये दोष का शमन हो जाता है और आप पुनः जो है अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त महसूस करते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे विद्यार्थी। वर्षा ऋतु में कौन सा संशोधन कर्म कराना चाहिए वर्षा ऋतु में, तो इसमें बस्ती जो कर्म होता है पंचक्रम के अंतर्गत उसे कराना सर्वश्रेष्ठ आचार्यों ने महर्षि सुश्रुतवांग भट्ट ने बताया है। नोट करिए, अगर आप करते रहेंगे तो प्रत्येक दिन मैं आपको सुबह शाम एक वीडियो 100 प्रश्न का देता रहूँगा, ये मेरा वादा है। तो आप लोग इसी तरह जो है अपना प्यार मोहब्बत बनाए रहें और तैयारी करते रहें। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे कि जो द्रव लघुता उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। जो द्रव लघुता उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। 18 का बी होगा, लंघन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19, जिस क्रिया के द्वारा औषधियाँ देकर अपशिष्ट आम आदि मलों को शुद्ध किया जाता है उसे कहते हैं, तो 19 का बी विकल्प सही होगा, उसे कहते हैं पाचन क्रिया। उसे कौन सी क्रिया कहेंगे विद्यार्थी, उसे कहेंगे पाचन क्रिया। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। जिसके द्वारा शरीर में चिपचिपापन, मार्दो, स्निग्धता उत्पन्न होती है उस क्रिया को क्या कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20 का ये विकल्प सही होगा, स्नेहन क्रिया कहा जाता है। कौन सा क्रिया, स्नेहन क्रिया के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। स्वेदन के भेद हैं। स्वेदन के भेद हैं, तो स्वेदन के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं विद्यार्थी, नोट कर लीजिए आप लोग। जिस क्रिया में शरीर में स्नेह के अवशोषण के लिए घृत, तैल, वसा, मज्जा आदि स्नेहों का शरीर पर मर्दन किया जाता है उसे कहते हैं। जिसमें घी, तेल, वसा, मज्जा आदि का शरीर पे मर्दन किया जाता है, यानी जो है शरीर पे लगाया जाता है, लेप किया जाता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं। 22 का भी विकल्प सही होगा, अभ्यंग कहते हैं। तेल मालिश करना शरीर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभ्यंग का काल है, अभ्यंग का काल कितना है, समय कितना है, इसे बता देंगे। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। इसका होगा 15 मिनट से 1 घंटा जो है
होता है इसका जो है काल समय। 15 मिनट से घंटे तक आप जो है अभ्यंग क्रिया करेंगे। प्रश्न नंबर 24 विद्यार्थी देख लेंगे। प्रश्न नंबर 24 में दिया है कि डाहलन के अनुसार स्नेहन को रोमकांत तक पहुंचाना स्नेह की कितनी मात्रा होती है। 24 का ए विकल्प सही होगा, यानी 300 मात्रा में होता है। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। डाहलन के अनुसार स्नेह को त्वचा में पहुंचाना स्नेह की कितनी मात्रा है। 25 का भी विकल्प सही हो। 400 ग्राम 400 मात्रा इसमें दिया गया है, नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 26 महत्वपूर्ण होगा विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 26 में दिया है कि डालन के अनुसार स्नेह का रक्त में पहुंचना स्नेह की मात्रा है। 26 का भी होगा, यानी 600 मात्रा बताया गया है। सारे प्रश्न एक दूसरे से कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनका जो है मान बढ़ता जा रहा है, इसे आप ध्यान रखेंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें दिया है कि डालन के अनुसार स्नेह को मेद में पहुंचाना स्नेह की कितनी मात्रा है। 27 का भी विकल्प सही होगा, 700 मात्रा है। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। डालन के अनुसार स्नेह को अस्थि में पहुंचाना स्नेह की कितनी मात्रा है। 28 का सी विकल्प सही होगा, 800 मात्रा में है। तो प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। डालन के अनुसार स्नेह को अस्थि मज्जा में पहुंचाना स्नेह की मात्रा है। 29 का डी विकल्प सही होगा। इसका जो है 900 मात्रा में जो है इस्तेमाल करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। अभ्यंग लगातार कब तक करना चाहिए। अभ्यंग लगातार कब तक करना चाहिए, तो इसमें होगा 7 दिन, 21 दिन, 28 दिन। उपयुक्त सभी कितने दिनों तक। आप 28 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यंग करना जरूरी होता है। अभ्यंग के प्रकार कितने हैं। अभ्यंग के प्रकार कितने हैं। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे विद्यार्थी। इसमें ये विकल्प सही होगा, 2 प्रकार का अभ्यंग होता है। कितना होता है, 2 प्रकार का होता है। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे। रूक्ष तथा स्निग्ध कितने प्रकार हैं। 32 का सी विकल्प सही होगा, यानी अभ्यंग इसका होगा। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे। एकांग व सर्वांग किसके प्रकार है। एकांग व सर्वांग, तो ये अभ्यंग के प्रकार है, इसे नोट करिए विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। बांगभट्ट के अनुसार स्नेह की प्राविचरणाएँ हैं। बांगभट्ट के अनुसार स्नेह की प्राविचरणाएँ क्या हैं। 34 का डी विकल्प सही होगा, यानी 24 हैं। प्रश्न नंबर 35। किस ऋतु में घृतपान कराना चाहिए। 35 का ये विकल्प सही होगा, यानी शरद ऋतु में जो है घी का पान करना आपके लिए स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर शरद ऋतु में आप घी पीते हैं तो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा जो है ऊर्जा मिलती है। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। किस ऋतु में वसा पान कराना चाहिए। किस ऋतु में वसा पान कराना चाहिए। 36 का भी विकल्प सही होगा, बसंत ऋतु में वसा पान करेंगे, इम्पॉर्टेंट रहेगा आपकी बॉडी के लिए। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे। किस ऋतु में मज्जा पान कराना चाहिए। सारे प्रश्न एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, अधिकतर पूछ लिए जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, गलत विकल्प लगा के चले आते हैं, ध्यान रखिएगा। किस ऋतु में मज्जा पान कराना चाहिए। 37 का भी विकल्प सही होगा, बसंत ऋतु में मज्जा पान और वसा पान दोनों कराना चाहिए। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, देख लीजिए कि किस ऋतु में तैल पान कराना चाहिए। तेल को कब पीना चाहिए ऋतु में, किस मरीज को कब पिलाएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। तो 38 का सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी वर्षा ऋतु में अगर आप किसी पेशेंट को तेल पिलाया जाता है पंचकर्मा के अंतर्गत तो उसे बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे। वात पित्त प्रधान दोष में स्नेह पान कब कराना चाहिए। 39 का भी विकल्प सही होगा, यानी कि रात्रि में स्नेहपान को कराना अति महत्वपूर्ण होता है आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार। प्रश्न नंबर 40 है, बहुत महत्वपूर्ण। ग्रीष्म ऋतु में स्नेहपान कब कराना चाहिए। जब ग्रीष्म ऋतु चल रही हो तब स्नेहपान कब कराएंगे, तो ये दिन में कराएंगे, रात्रि में नहीं कराएंगे, रात्रि में वर्जित किया गया है। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे। मृदु कोष्ठ वाले व्यक्तियों में स्नेहपान कितने दिन तक किया जाता है। जिन लोगों का कोष्ठ मृदु होता है उनको स्नेहपान कितने दिन तक किया जाता है, तो इनको 3 दिन तक किया जाता है विद्यार्थी, महत्वपूर्ण है।
प्रश्न नंबर 42 देखेंगे विद्यार्थी, इसमें दिया है कि मध्य कोष्ठ वाले व्यक्ति में स्नेहपान कितने दिन तक किया जाता है। मध्य वाले में कितने दिन तक करेंगे, तो 42 का बी विकल्प सही होगा, 5 दिन तक करेंगे। प्रश्न नंबर 43 क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्ति में स्नेहपान कितने दिन तक किया जाता है। 43 का सी विकल्प सही होगा, यानी 7 दिन तक किया जाएगा। प्रश्न नंबर 44 स्नेह की ह्रस्व मात्रा है, तो कितनी मात्रा होती है विद्यार्थी जो जान रहे हैं कमेंट कर दीजिए आप लोग। 44 का ये विकल्प सही होगा, 6 घंटे में पचने वाली। कितने घंटे में, 6 घंटे में। प्रश्न नंबर 45 स्नेह की मध्यम मात्रा है, स्नेह की मध्यम मात्रा है। 45 का कौन सा विकल्प सही होगा, बी विकल्प सही होगा, 12 घंटे में पचने वाली। प्रश्न नंबर 46 स्नेह की उत्तम मात्रा है। 46 स्नेह की उत्तम मात्रा है, कौन सी है, सी 18 घंटे में पचने वाली। 18 घंटे में पचने वाली मात्रा होगी विद्यार्थी। इसमें दिया हुआ है कि पंचक्रम में पूर्व रोगी का उत्तम संशोधन करने के लिए स्नेहपान कराया जाता है। 47 का कौन सा विकल्प सही होगा, तो इसका सी विकल्प सही होगा, यानी 7 दिन। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे, स्नेह द्रव्य में कितने गुना विद्यमान रहते हैं। कितने गुना गुण विद्यमान रहते हैं। 48 का डी विकल्प सही होगा, 9 गुना गुण विद्यमान रहते हैं। आचार्य चरक के अनुसार स्थावर स्नेह है। आचार्य चरक के अनुसार स्थावर स्नेह है। 49 का कौन सा विकल्प सही होगा, इसका डी विकल्प सही होगा, यानी 18 है। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे, जंघम स्नेह की संख्या है। 50 नंबर का डी विकल्प सही होगा, 4 होती है। कितनी होती है, 4। 51 नंबर प्रश्न देखेंगे, मूर्धा तैल कहलाता है, कौन सा होगा विद्यार्थी बता देंगे, इंपॉर्टेंट है, नया क्वेश्चन है आपके लिए ये। सी विकल्प सही होगा, पक्व तेल होता है। प्रश्न नंबर 52 देखेंगे, स्नेहग्रव प्रजीतातम ततम स्नेहमानतम स्नेह स्वेदम प्रसन्नम संशोधनम मेदतम उपयुक्त कथन किस आचार्य का है। ये किस आचार्य ने कहा है। 52 का कौन सा विकल्प सही होगा, तो ये महर्षि चरक जी ने कहा है। इसे आप लोग नोट करिए विद्यार्थी, चरक जी ने कहा है, इसे नोट करेंगे। 53 का कौन सा विकल्प सही होगा बता देंगे आप लोग। तो 53 में दिया है कि स्नेह की हसीवी मात्रा हो कितनी है। तो 53 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, अल्पतम समय में पचने वाली, यानी कम समय में पचने वाली मात्रा जो है होती है। प्रश्न नंबर 54, घृतपान के कराने के पश्चात किस अनुपान का प्रयोग कराना चाहिए। 54 में घृत अनुपान कराने के पश्चात किस अनुपान का प्रयोग कराना चाहिए। 54 का सी विकल्प सही होगा, उष्ण जल। जब किसी को आप घृत का पान करा देंगे, घी पिलाएंगे, तो उसे गर्म जल पिलाना चाहिए, उपयुक्त माना गया है आयुर्वेदा शास्त्र के अनुसार। तैल पान के पश्चात किस अनुपान का प्रयोग कराना चाहिए। 55 का कौन सा विकल्प सही होगा, ये विकल्प सही होगा, यानी मंड का जो है अनुपान कराएंगे तेल पिलाने के बाद, तो मरीज को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला। कि वसा पान कराने के पश्चात किस अनुपान का प्रयोग कराना चाहिए। जब किसी को वसा आप पिला रहे हैं तो उसे कौन सा जो है प्रोडक्ट पिलाएंगे। तो 56 का सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि मंड का पान करा देंगे। 57 का देखेंगे, मज्जा पान कराने के पश्चात किस अनुपान का प्रयोग कराना चाहिए। जब मज्जा का पान करा रहे हो, 57 का सी विकल्प सही होगा, मंड का प्रयोग करेंगे इसमें विद्यार्थी। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। प्रश्न नंबर 58 देखेंगे, मुख में द्रव्य औषधि को धारण करना कहलाता है। 58 का डी विकल्प सही होगा, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 59 देखेंगे, पित्तजन व्याधियों में अधितर्पण प्रतिदिन कितने मिनट तक कराना चाहिए। जब किसी का पित्त बढ़ा हुआ हो तो उसे अधितर्पण कितने मिनट तक करा देना चाहिए बता देंगे विद्यार्थी जो लोग जान रहे हैं। 59 का सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी 600 मात्रा में कराना चाहिए, इंपॉर्टेंट है।
कर्ण पूरण हेतु किस तेल का प्रयोग किया जाता है? 60 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका डी विकल्प सही होगा, यानी बिल्व तेल, निर्गुंडी तेल, अपामार्गा तेल उपयुक्त सभी। ये सारे चीज़ें जो है आप कर सकते हैं, सारी चीज़ें उपयुक्त हैं, इसमें किसी को वर्जित नहीं किया गया है जो इसमें विकल्प में दिया गया है। प्रश्न नंबर 61 देखेंगे, अच्छा स्नेहपान होता है? अच्छा स्नेहपान होता है 61 का बी विकल्प सही होगा, यानी शुद्ध तेल होता है। 62 देखेंगे, सर्वश्रेष्ठ स्नेह है 62 का ये विकल्प सही होगा, यानी घृत होता है सर्वश्रेष्ठ स्नेह का, वो भी गाय का घृत रखा गया है, नहीं कि भैंस वाला घी पिला रहे हैं आप, उसे और दोषों की कृति हो जाएगी। 63 देखेंगे, सभी तेलों में श्रेष्ठ तेल है। 63 में बी विकल्प सही होगा, तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ है, इसे नोट कर लेंगे। योनि भ्रंश में प्रयुक्त स्नेह है। 64 का सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी वसा का प्रयोग कराते हैं। प्रश्न नंबर 65 महत्वपूर्ण है विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 65 में दिया है, किस व्याध में स्वेदन के पूर्व स्नेहन नहीं कराना चाहिए? तो 65 का सी विकल्प सही होगा, आम वात जिसे गठिया बोला जाता है, रोमोटाइड अर्थराइटिस बोला जाता है, उसमें जो है आपको स्वेदन के पूर्व स्नेहन नहीं कराना चाहिए, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे माह के अंतर्गत, तो इसमें दिया है स्नेह तो शरद ऋतु में कौन सा स्नेह प्रयोग कराना चाहिए? 66 का आपका ये विकल्प सही होगा, यानी घृत का प्रयोग कराना चाहिए। 67 में देखेंगे, माधव बसंत ऋतु में स्नेहपान हेतु कौन सा स्नेह प्रयोग कराना चाहिए? 67 का सी विकल्प सही हो जाएगा। इसे आप लोग देखिए, इसमें दिया हुआ है वसा और मज्जा का प्रयोग करेंगे तो फायदा रहेगा। प्रश्न नंबर 68 देखेंगे, प्रवटवानी वर्षा ऋतु में कौन सा स्नेह प्रयोग कराना चाहिए? 68 का भी विकल्प सही होगा, तेल का प्रयोग कराएंगे तो मरीज को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। प्रश्न नंबर 69 देखेंगे, प्रश्न नंबर 69 में दिया है कि स्नेह पान के हीन योग के लक्षण हैं। 69 का डी विकल्प सही होगा, उपयुक्त सही, यानी कि मल का गांठदार व रुक्ष होना, वायु का अनुलोमन न होना और जठ अग्नि की मंदता, यानी जठराग्नि आपकी मंद हो गई, मल गांठदार और रुक्ष हो गया है और वायु का अनुलोमन हो रहा है, तो आप स्नेहपान का योग कराने की जो है उसको मरीज को आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। प्रश्न नंबर 70 देखेंगे विद्यार्थी, महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। इसमें दिया है कि स्नेहपान के हीन योग के लक्षण हैं। 70 नंबर प्रश्न का विकल्प कौन सा सही होगा? इसका डी विकल्प सही होगा, अंगों को में खड़ता व रुक्षता, उरोविदा और विवरता उपयुक्त सभी, तो इसका डी विकल्प सही होगा, इसे नोट कर लें। स्नेहपान के हीन योग के लक्षण हैं 71, स्नेहपान के हीन योग के लक्षण हैं तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा, दुर्बलता, वायु का प्रतिलोमन होना, अन्न पाचन कृच्छता। 71 नंबर प्रश्न देखेंगे विद्यार्थी। 72 नंबर प्रश्न देख लेंगे, स्नेहपान के हीन योग के लक्षण हैं। 72 का डी विकल्प चाहिए, उपयुक्त डी विकल्प, यानी पांडुता, अंग गौरव और जड़ता आ जाए तो इसे हीन योग में रखा गया है, उपयुक्त सभी डी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 देखेंगे, स्नेहपान के अति योग के लक्षण हैं। 73 का डी विकल्प सही होगा, यानी कि उपयुक्त सही, इसे आप नोट कर लेंगे। अगर ये लक्षण दिखते हैं तो आप इसको करवाएंगे। प्रश्न नंबर 74 महत्वपूर्ण होगा, स्नेहपान के अतियोग के लक्षण है। 74 का डी विकल्प इसमें भी सही होगा, इसे भी आप नोट कर लीजिए। स्नेहपान के अतियोग के लक्षण हैं तो इसका डी विकल्प इसका भी सही हो जाएगा, इसमें प्रवाहिका हो जाएगी, पुरीष की अति प्रवृत्ति हो जाएगी और भक्त दोष हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी इसका विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 76, स्नेहपान के अतियोग के लक्षण हैं। 76 का जो है आपका डी विकल्प सही होगा, यानी कि उपयुक्त सभी जो है भक्त दोष हो जाएगा, घ्राण श्राव हो जाएगा, गुदा श्राव होगा, तो इसे आप उपयुक्त सभी टिक कर देंगे। प्रश्न नंबर 77 देखेंगे विद्यार्थी, स्नेहपान की सम्यक योग के लक्षण हैं।
तो स्नेहपान में वायु की अनुलोमता होगा, अग्नि की प्रदीप्ति होगी, मल की स्निग्धता आ जाएगी, उपयुक्त सभी यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। विद्यार्थी नोट के लिए प्रश्न नंबर 78 देखेंगे, इसमें दिया है स्नेहपान के सम्यक योग्य के लक्षण है। स्नेहपान के सम्यक योग्य के लक्षण हैं, डी विकल्प सही होगा, उपयुक्त सभी यानी मल की द्रवता होगी, अंगों में मृदुता स्निग्धता आ जाएगी और त्वक स्निग्धता होगी। तो इसे आप लक्षण जान के इसको क्रिया कराएंगे। स्नेहपान के सम्यक योग्य के लक्षण हैं 79 का भी डी विकल्प सही होगा, उपयुक्त सभी। इसमें गात्र लघुता होगा, गुदा में स्नेह नियमन होगा और निगमन और स्नेह में उद्वेग आ जाएगा। तो उपयुक्त सभी कर देंगे। प्रश्न नंबर 80 देखेंगे, स्नेहपान के सम्यक योग के लक्षण हैं। 80 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, यानी स्नेह में उग्रता, ग्लानि, क्लम, उपयुक्त सभी डी विकल्प इसमें भी सही माना जाएगा। प्रश्न नंबर 81 महत्वपूर्ण है, स्नेह के व्यापाद हैं, स्नेह के व्यापाद हैं, उपयुक्त सभी होगा, यानी अर्श होगा, मूर्छा होगी, अनाह होगा, सारी चीज़ें होंगी। 82 में देखेंगे, स्नेह के व्यापद में प्रयोग कराना चाहिए, 82 का भी विकल्प सही होगा, उष्ण जल देना चाहिए, गर्म पानी पिलाना चाहिए। 83 देखेंगे, वह क्रिया जिसके अंतर्गत शरीर का स्वेदन व पसीना निकाला जाता है उसे कहते हैं। 83 का भी विकल्प सही होगा, स्वेदन क्रिया, वह क्रिया जिसके अंतर्गत शरीर का स्वेदन यानी पसीना निकाला जाता है उसे कहते हैं स्वेदन। और पसीना निकालने से आपके शरीर में ब्लड में जो इम्प्योरिटी है वो जो है बाहर निकल जाती है आपके रोम छिद्रों के द्वारा। स्वेदन क्रिया महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट नोट समझ कर लीजिए आप लोग। 84 नंबर प्रश्न देखेंगे, जो शरीर की जकड़ाहट, भारीपन, ठंडपन आदि को दूर करे उस क्रिया को क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण विषय है विद्यार्थी। 84 का आपका भी विकल्प सही होगा, स्वेदन। शरीर की जकड़ाहट को दूर कर देगा, भारीपन खत्म कर देगा, ठंड लगने की प्रवृत्ति है उसे दूर कर देगा। अगर आप शरीर को स्वेदन कराते हैं यानी धूप में बैठते हैं, पसीना आपकी बॉडी में आता है तो ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन आपको धूप में बैठना है सुबह 6 बजे से 8 बजे के बाद, उसके बाद आपको नहीं बैठना है क्योंकि आपके स्वेदन के लाभ हैं। 85 का डी विकल्प सही हो जाएगा, स्वेदन का निकलना, स्वेद का निकलना, अग्नि का प्रदीप्त होना, शरीर की जकड़न का नाश होना, उपयुक्त सभी। 85 का आपका डी विकल्प सही बताया गया है, इसे नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 86 देखेंगे, स्वेदन के लाभ हैं। जब आप किसी को स्वेदन क्रिया करा देते हैं तो उसको क्या लाभ मिल जाता है? मरीज को शरीर में भारीपन जो रहता है वो हल्का हो जाता है, अंगों में मृदुता आ जाती है, त्वचा में निखार आ जाता है, उपयुक्त सारी चीज़ें हो जाती हैं स्वेदन क्रिया से। तो कितना महत्वपूर्ण विषय है, सभी लोगों को स्वेदन करना और कराना चाहिए, मरीजों के ऊपर और स्वयं को भी करना अति महत्वपूर्ण है। स्वेदन के लाभ क्या हैं? 87 के डी विकल्प सही होंगे, आहार के प्रति आपकी रुचि बन जाएगी, यानी खाना आपको खाने में बहुत मीठा लगेगा, अच्छा लगेगा, शरीर में शीतलता का नाश हो जाएगा और दोषों का भी मलपन हो जाएगा, दोष आपके खत्म हो जाएंगे। उपयुक्त सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। चरक के अनुसार स्वेदन के प्रकार हैं। 88 का ये विकल्प सही हो जाएगा, यानी 2 प्रकार के हैं। प्रश्न नंबर 89 देखेंगे विद्यार्थी, तो निराग्नि व समाग्नि किसके प्रकार हैं? 89 का भी विकल्प सही होगा, ये स्वेदन के प्रकार होते हैं, विद्यार्थी नोट कर लेंगे। नुरु अग्नि में स्वेदन के भेद कितने हैं विद्यार्थी? प्रश्न नंबर 90 देखेंगे, इसमें बात कही गई है, जो उसका उत्तर होगा सी, यानी 10 होती है, इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा। आग्नेय स्वेद के भेद हैं। 91 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, यानी 13 की संख्या में होते हैं, व्यायाम को माना जाता है। 92 नंबर प्रश्न विद्यार्थी देखेंगे, व्यायाम को माना जाता है, तो व्यायाम को क्या माना जाता है? इसे माना जाता है निराग्नि स्वेदन जो है माना जाता है। प्रश्न नंबर 93 देखेंगे, भय को माना जाता है, तो भय को क्या माना जाता है? निराग्नि स्वेदन, इसे भी माना जाता है। प्रश्न नंबर 84 का विकल्प कौन सा सही होगा बता देंगे। इसमें दिया है उष्ण सदन को माना जाता है, उष्ण सदन को माना जाता है। प्रश्न नंबर 94
94 विद्यार्थी देखेंगे, 94 में दिया हुआ विकल्प आपका कौन सा सही होगा, उस सदन को माना जाता है, तो इसका ये विकल्प सही होगा, यानी निरोह अग्नि स्वेदन माना जाएगा। प्रश्न नंबर 95 नंबर प्रश्न में बात की गई है, क्रोध को माना जाता है। क्रोध अगर आपको बहुत ज़्यादा आ जाएगी तो निरोह अग्नि स्वेदन होगा आपकी शरीर से। प्रश्न नंबर 96 उपानाह को माना जाता है। 96 का कौन सा विकल्प सही होगा, तो इसका बी विकल्प सही हो, निरोह अग्नि स्वेदन होगा। प्रश्न नंबर 97 देखेंगे, क्षुधा को माना जाता है। 97 का बी विकल्प सही होगा, यानी निरोह अग्नि स्वेदन माना गया है। विद्यार्थी नोट कर लेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट विषय है। प्रश्न नंबर 98 देखेंगे, अपात को माना जाता है। 98 का बी विकल्प सही होगा, निरोध अग्नि स्वेदन माना जाएगा। बहुपान को माना जाता है। 99 का कौन सा विकल्प सही होगा, तो इसका भी विकल्प बे ही सही होगा, बी निराग्नि स्वेदन, ये भी आपका महत्वपूर्ण होगा। और प्रश्न नंबर 100 महत्वपूर्ण होगा विद्यार्थी, गुरु प्रवारण को माना जाता है। प्रश्न को कौन सा विकल्प सही होगा, इसका ये विकल्प सही होगा, निराग्नि स्वेदन। नवजात शिशु में सर्वप्रथम कौन सा टीका लगता है, बता दीजिए इसमें, तो इसमें होगा टेटनस, टेट्राक्साइड एवं बीसीजी का जो है टीका लगता है, इसे नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर, स्नेह की योनियाँ होती हैं, स्नेह की क्या होती हैं योनियाँ, कितनी होती है, 25 का ये विकल्प सही होगा, यानी कि 2 होती है, नोट कर लीजिए। प्रश्न, क्षमा फैलता है, 26 का ये, यानी कि बलगम से फैलता है, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, 27 नंबर प्रश्न में दिया है, शरीर की समस्त गतियों का कारण है, शरीर की समस्त गतियों का कारण है बी, यानी वात। निम्नलिखित में से तालु रोग कौन सा है, निम्नलिखित में से तालु रोग कौन सा है, बता दीजिए आप लोग। तो इसमें होगा आद्रुब्ध या कच्छप, ये दोनों है, दोनों हो सकता है, इसको जो है नोट कर लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा। ऑप्टिक नर्व सप्लाई करती है, ऑप्टिक नर्व सप्लाई करती है, क्या सप्लाई करती है, तो ये आँखों के लिए जो है सप्लाई करती है, इसे नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, पंचसकार चूर्ण के घटक हैं, पंचसकार चूर्ण के घटक हैं, क्या है भैया बता दीजिए। तो इसमें होता है सौंठ, सौंफ, शनाय पत्र, हरड़ बड़ी, सेंधा नमक, यानी आपका भी विकल्प सही हो जाएगा, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, इसमें दिया है पुष्पवन संस्कार का प्रयोजन है, 31 का सी विकल्प सही होगा, यानी उत्तम संतान प्राप्त करने का प्रयोजन है। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, आम वात की श्रेष्ठ औषधि है, 32 आम वात की श्रेष्ठ औषधि है, इसका सी विकल्प सही होगा, एरेंड होता है आम वात की श्रेष्ठ औषधि, देखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे, इसमें दिया है डाइजोक्सिन के साथ नहीं देना चाहिए, 33 का बी विकल्प सही होगा, कैल्शियम ग्लूकोज, कैल्शियम और ग्लूकोज इसके साथ नहीं देना चाहिए, इंपॉर्टेंट होगा। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे, इसमें दिया है कि माजून बुलगुत लाभकारी है, 34 का सी, यानी प्लीहा वृद्धि में इसका उपयोग किया जाता है। IPC 304 ये संबंधित है, 35 का कौन सा सही होगा, तो ये होगा आपराधिक गर्भपात, जो है IPC 304 संबंधित है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे, भारत में सामान्य रूप से पाए जाने वाला पांडु है, भारत में सामान्य रूप से पाए जाने वाला पांडु है, कौन सा होगा, 36 का बी विकल्प सही होगा, इसे नोट कर लीजिए, मेरोसेटिक होगा, इसे नोट कर लीजिए। दिया है कि अलार्क विष के लिए प्रयुक्त द्रव्य है, 37 इसका सी विकल्प सही होगा, यानी शीघ्र जो है ये होता है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 38 बंधु देखेंगे, दधी का गुण होता है, दधी का गुण होता है,
दधि का गुण क्या होता है? उष्ण पित्त कर, उष्ण पित्त कर दधि का गुण होता है, नोट कर लीजिए। जो है क्रेनियल नर्व की संख्या होती है, तो ये कितना होती है? 12 की संख्या में होती है, नोट कर लीजिए। प्रचोदक लाभकारी होता है। 40 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प सही होगा, शरद ऋतु में लाभकारी होगा, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे। प्रश्न नंबर 41 में दिया है आमातिसार में वज्र चिकित्सा है। 41 का ये विकल्प सही होगा, संग्राही, संग्राही जो है इसकी चिकित्सा होती है। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे। 42 में दिया है कौन सा रसायन स्वास्थ्य वृत्त के अंतर्गत आता है? कौन सा रसायन स्वास्थ्य वृत्त के अंतर्गत आता है? 42 का आचार रसायन ये जो है स्वास्थ्य वृत्त के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 43, निम्न में से कौन सा प्रमेय साध्य है? 43 का ये विकल्प सही होगा, कफज प्रमेय। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे। धातुओं के भेद हैं, धातुओं के भेद हैं। 44 का बी विकल्प सही होगा, 7 होते हैं। कितने भेद होते हैं? 7 होते हैं धातुओं के भेद। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है तो एक 12 GM से 16 GM होता है रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा, नोट कर लीजिए मित्रों। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे। पारद के संस्कार होते हैं, पारद के संस्कार कितने होते हैं? 46 का, तो इसमें ये और सी दोनों होगा, यानी कि आपके 8 और 18 दोनों होते हैं, नोट कर लीजिए। कहीं कहीं 8 है, कहीं कहीं 18 है। इसमें जो है आपका कोई भी विकल्प जो है आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर कि शंख पुष्पी किस रूप में प्रयुक्त होती है? शंख पुष्पी किस रूप में प्रयुक्त होती है? 47 का बी विकल्प सही होगा, यानी कल्क, कल्क के रूप में प्रयुक्त होती है। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे। त्रिविध बल है 48 का कौन सा विकल्प सही होगा? इसका ये विकल्प सही होगा, यानी सहज, कालज और युक्तिज जो है ये सही होगा। प्रश्न नंबर 49 में देख लीजिए। पित्त का गुण है, पित्त का गुण है, क्या है पित्त का गुण? तो साइस्ने, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव्य, अम्ल, ये जो है डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, इसे आप टिक कर लेंगे। इसमें दिया है मुस्क सोप होता है। 50 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? ये विकल्प सही होगा, फल विष से होता है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 51 दिया है स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है, किसमें होता है? मसूड़ों में होता है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 52 देखेंगे बंधु। प्रश्न नंबर 52 में दिया है जनपोदोध्वंस का मूल कारण है, क्या कारण होगा बता दीजिए जो लोग जान रहे हैं। तो इसमें दिया है जल एवं वायु, देश, काल, अधर्म, कौन सा होगा? 42 का विकल्प डी सही होगा, यानी कि अधर्म होगा। प्रश्न नंबर 53 इसमें दिया अस्थिसंधान कर्म है, अस्थिसंधान कर्म है। 53 का कौन सा विकल्प सही होगा? इसका बी विकल्प सही होगा, यानी 4 है। अस्थिसंधान कर्म कौन सा? 4 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 54 विकल्प बता दीजिए। पतंजलि के अनुसार चक्रों की संख्या मानव शरीर में है, पतंजलि के अनुसार चक्रों की संख्या मानव शरीर में है। 54 का ये विकल्प सही हो जाएगा, यानी 6 होती हैं पतंजलि के अनुसार, नोट करें बंधु। प्रश्न नंबर 55 देखेंगे। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या होती है, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या होती है, तो इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी 4000 से 11000 होती है, इसे नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 56 देखेंगे। शिलाजीत है, शिलाजीत है, क्या है भैया? ये है निर्यास, निर्यास होता है। शिलाजीत क्या होता है? निर्यास होता है, नोट कर। पर ओज का प्रमाण होता है 57 पर ओज का प्रमाण होता है अष्टबिंदु। प्रश्न नंबर 5 क्लोरम फेनिकोल, यानी कि डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 59 सुश्रुत के अनुसार जल शोधक द्रव्य है, जल शोधक द्रव्य। 59 का डी सही होगा, यानी कटक, मुक्ता, विष ग्रंथि, यानी उपरोक्त सभी, तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे। ग्रीवा में कूर्च की संख्या है, ग्रीवा में कूर्च की संख्या है, ये विकल्प सही होगा, यानी 1 होगी, नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर
61 देखेंगे, मोटा चूर्ण प्राप्त करने के लिए किस नंबर की छन्नी का प्रयोग करते हैं? 60 का प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, यानी 40 नंबर की। एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि महीन चूर्ण प्राप्त करने के लिए किस नंबर की छन्नी का प्रयोग करते हैं। जो बंधु जान रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख डालें, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अधिकतर मैंने देखा है। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे, चरक के अनुसार मात्रिज भावों की संख्या है। चरक के अनुसार मात्रिज भावों की संख्या है 62 की बी होगी। चरक के अनुसार अस्थियों की संख्या होती है, तो इसका होगा 360। चरक ने 360 अस्थियां बताई हैं। सुश्रुत के अनुसार धातु पोषण कर्म है। सुश्रुत के अनुसार धातु पोषण कर्म है। 64 का बी यानी को केदारी कुल्या न्याय, ये जो है धातु पोषण कर्म है। प्रश्न नंबर 65 देखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा आने वाले एग्जाम में। प्रमाणों की संख्या चरक विमान स्थान के अनुसार। 65 प्रश्न नंबर 65 का बी विकल्प सही होगा, यानी 3 होती है। प्रश्न नंबर 66 बंधु देखेंगे, इसमें दिया धर्म अर्थ काम और मोक्ष कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? आरोग्य का मूल कहा जाता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये आरोग्य के मूल कहे गए हैं। नंबर 67 में रिफ्लेक्शन का उपद्रव है। रिफ्लेक्शन का उपद्रव क्या होगा इसमें बता दीजिए। 67 का ये होगा हेपाटाइटिस, इसे नोट कर लेंगे कि विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होता है। 68 इसमें होगा रतौंधी। प्रश्न नंबर 69 में दिया है स्नेह की प्राविचरणाएं हैं। 69 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका विकल्प सही होगा 24 होता है। प्रश्न नंबर 70 देखेंगे, वात शामक द्रव्य है। वात शामक द्रव्य है, कौन सा होगा बंधु बता देंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 70 वात शामक द्रव्य है, इसका बी विकल्प सही होगा तैल। प्रश्न नंबर 71 देखेंगे, पंचतिक्त घृत का प्रयोग करते हैं। पंचतिक्त घृत का प्रयोग करते हैं कौन से रोग में? कुष्ठ रोग में। नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 72 बता दीजिए बंधु। प्रश्न नंबर 72 में दिया पारादि गुणों की संख्या होती है। 72 का कौन सा विकल्प सही होगा? इसका बी विकल्प सही होगा, यानी 10 होती है। प्रश्न नंबर 73 देखेंगे, बांग भट्ट के अनुसार रंजक पित्त का अधिष्ठान है। 73 इसका भी विकल्प सही होगा, यानी अमाशय होता है। नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 74 बंधु देखेंगे, 74 में दिया है सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। 74 सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, इसका सी होगा मांस से। प्रश्न नंबर 75 आधारणीय वेग नहीं है। आधारणीय वेग नहीं है। काम क्रोध लोभ ये आधारणीय वेग नहीं है। नोट कर लेंगे बंधु। हित गर्भा का लक्षण होता है, इसका कौन सा विकल्प सही होगा? इसका डी विकल्प सही होगा, इसे नोट कर लेंगे। वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या होती है, तो कितनी होती है? 32 होती है। नोट कर लेंगे बंधु, इंपॉर्टेंट होगा। प्रश्न नंबर 78 यानी वर्ण के उपद्रव हैं। वर्ण के उपद्रव हैं, तो कौन से होंगे? 78 में 10 होगा, यानी 10 की संख्या में होते हैं। नोट कर लेंगे। शीतोप्लाद चूर्ण में नहीं पड़ता। 79 इंपॉर्टेंट है भैया। 79 में डी सही होगा, यानी दारू हरिद्रा शीतोप्लादी में नहीं पड़ता है। इसे देख लीजिए आप लोग, इसमें क्या क्या पड़ता है? सीता पिपली एला ये चीजें पड़ती हैं। दारू हरिद्रा जो है शीतोप्लादी चूर्ण में नहीं डाला जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 80 में दिया है यम यम आर को कहते हैं। यम यम आर को कहते हैं, तो इसका सी विकल्प सही होगा, इसे नोट कर लीजिए। और सभी लोगों से एक निवेदन हमेशा बना है हमारा कि अभी हमारा ये चैनल बहुत छोटा है, इससे अर्निंग कुछ भी नहीं हो रही है,
लेकिन आप लोगों का प्यार हमें जो है वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर देता है। तो सभी लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि सभी लोग वीडियो को देखते तो ज़रूर हैं, लेकिन लाइक और कमेंट आप लोग नहीं करते हैं। तो लाइक और कमेंट करने से थोड़ा सा हमारे चैनल को बूस्ट मिल जाएगी, और आपका एक मुझे आइडिया मिल जाएगा कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, ये भी लिखते जाइए। आपको हमारे वीडियो के पढ़ाने के तरीके से समझ में आ रही हैं बातें कि नहीं समझ में आ रही हैं, इस बात को भी आप जिक्र किया कीजिए। सारी चीज़ें आप लिखा कीजिए, तभी मुझे कुछ और आइडिया मिलता है। वैसे मैं अपने हिसाब से आप लोगों को अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग अगर कोई दिक्कत है तो वो भी आप हमें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मित्रों को भेजें, क्योंकि हम बहुत मेहनत से शिद्दत से आप सभी के लिए जो है वीडियोज़ बनाते हैं, और इससे हमारा भी कोई लाभ हो नहीं रहा है, लेकिन आप लोगों का लाभ हो इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। तो आप लोग हमारा भी सहयोग कीजिए, और हम आपके सहयोग के लिए दिन रात उपस्थित हैं। तो देर ना करते हुए प्रश्न नंबर 56 देखेंगे। कश्यप के अनुसार अन्नप्राशन के समय बालक को आहार किस मात्रा में तथा कितनी बार दिया जाना चाहिए? तो महर्षि कश्यप जी कहते हैं कि कितनी बार देना चाहिए। तो 56 नंबर प्रश्न का आप सभी लोगों का बी विकल्प सही होगा। बी विकल्प बोले तो अंगुली प्रमाण में 3 या 5 बार, कितनी बार? 3 या 5 बार जो है देने का विधान बताया गया है महर्षि कश्यप के द्वारा। प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण क्वेश्कोर का नहीं है? जो ये बीमारी हो जाती है इसका लक्षण नहीं है। 57 नंबर प्रश्न का आप सभी का डी विकल्प सही होगा, इसे नोट करेंगे। प्रश्न नंबर 58 देखेंगे। 58 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि शिशु में प्राण प्रत्यागमनार्थ कितने इंद्रियों को उत्तेजित करने का विधान मिलता है? 58 का सी विकल्प सही होगा। 3 इंद्रियों को उत्तेजित करने का विधान आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णित है। प्रश्न नंबर 59 देखेंगे। बालक के लिए घातक व्याधि है। 59 नंबर प्रश्न में दिया कि बालक के लिए घातक व्याधि है, तो 59 नंबर प्रश्न का आपका डी विकल्प सही होगा, तो इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि एक ही स्थानगत व्याधियों का समूह है। एक ही स्थानगत व्याधियों का समूह है। 60 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, करेक्ट कर लेंगे, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 61 देखेंगे। बालक में किस व्याधि में ज्वर, छदी, अतिसार एक साथ पाए जाते हैं? 61 नंबर प्रश्न, 61 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, इसे करेक्ट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे। एक शिशु 26 जनवरी को सामान्य प्रसव से जन्म लेता है। एक शिशु 26 जनवरी को सामान्य प्रसव से जन्म लेता है। एक नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ को यह शिशु सौंपा जाता है, तो चिकित्सा प्रदाता किस प्रक्रिया पर ध्यान देगा? चिकित्सक जो है प्रथमता किस प्रक्रिया पर ध्यान देगा? तो इसमें जो होगा इसका आपका डी विकल्प सही होगा, प्राण प्रत्यागमन। प्राण प्रत्यागमन के ऊपर जो है विशेष तौर पे चिकित्सक जो है ध्यान केंद्रित करेगा। डी विकल्प करेक्ट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 63 देंगे। इसमें दिया है क्रोनियोटाइप्स किस व्याधि में पाया जाता है? तो 63 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा। रिकेट्स, रिकेट्स नामक जो बीमारी हो जाती है इसे बोला जाता है। 64 नंबर प्रश्न में दिया है कि चिकन पॉक्स का संचय काल है। चिकन पॉक्स का संचय काल है 11 से 21 दिन। कितना है भैया? 11 से 21। इसमें देखेंगे कि अहिपूतना किसमें पाई जाती है? 65 बोले तो ये विकल्प होगा, बालकों में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 66 देखेंगे। इसमें दिया है कि प्रजापात्य विधि द्वारा जात कर्म का विधान आचार्य ने बताया है।
कौन से आचार्य ने बताया है? 66 नंबर प्रश्न का आपका विकल्प सही होगा सी विकल्प, बांग भट्ट नामक ऋषि ने बताया है। नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 67 देखेंगे, इसमें दिया है कि प्राण प्रत्यागमन विधि में मंत्रोच्चारण विधान किस आचार्य ने बताया? 67 का आपका करेक्ट होगा सी विकल्प, महर्षि वांग भट्ट। बहुत ही विद्वान महर्षि थे, इन्होंने जो बातें बताई गई हैं आज उस पर जो है लोग रिसर्च करते हैं। प्रश्न नंबर 68 देखेंगे, नाभि कर्तन के बाद नाभि का सिंचन करते हैं, जिससे करते हैं भैया 68, जब नाभि बच्चे की नाभि नाल काट दी जाती है तो उससे जो सिंचन करते हैं, किससे करते हैं? 68 का सी विकल्प सही होगा, कुष्ठ तेल से जो है इसका सिंचन करना चाहिए। 68 का सी विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 69 में दिया है कि सुश्रुत ने कोल समान मात्रा किस शिशु के लिए बताया है? तो किसके लिए बताया है? 69 का सी विकल्प करेक्ट होगा, अनानाद बोला जाता है, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 70 देखेंगे, 70 नंबर प्रश्न दिया है कि बाल शोष का वर्णन है, तो क्या वर्णन किया है, किस आचार्य ने किया है? इंपॉर्टेंट है। 70 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, अष्टांग संग्रह व हृदय, अष्टांग हृदयम, दो ग्रंथ है, अष्टांग संग्रहम और अष्टांग हृदयम। ये किसके द्वारा रचित ग्रंथ है बता देंगे सभी लोग ये बता देंगे। तो ये ग्रंथ जो लिखा गया है ये महर्षि वांग भट्ट के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, अष्टांग संग्रहम और अष्टांग हृदयम। बाल शोष का वर्णन उसी में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 71 देखेंगे, तो इसमें दिया है पारिगर्भिक रोग का चिकित्सा सिद्धांत है। 71 नंबर प्रश्न का आपका बी विकल्प सही होगा, दीपन। क्या बोलते हैं? दीपन बोला जाता है, करेक्ट होगा, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 72 देखेंगे, इसमें दिया कि फक रोग का कारण होता है। 72 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? इसका ये विकल्प सही होगा, श्लेष्मिक दुग्ध बोला जाता है। प्रश्न नंबर 73, रसंजना किस व्याधि की चिकित्सा में मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं? 73 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? विद्यार्थी बताने की कोशिश करेंगे। तो इसमें 73 नंबर प्रश्न का आप सभी लोगों का जो विकल्प करेक्ट सही होगा ये बी विकल्प सही होगा, इसे गुदपाक बोला जाता है, करेक्ट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 74, आचार्य चरक के अनुसार नाभि नाल कर्तन करते हैं 74 बोले तो आपका कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प, 8 अंगुल दूरी पर। कितनी अंगुल दूरी पर? 8 अंगुल दूरी पर करते हैं, नोट कर लेंगे। महर्षि चरक के अनुसार नाभि नाल कर्तन करते हैं 8 अंगुल दूरी पर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिकतर पूछा गया है, आप लोग इसे नोट करिए, इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए, और जो लोग नोट्स नहीं बनाते हैं बना लीजिए, उसमें आपका ही कल्याण होगा। प्रश्न नंबर 75, भारतीय बच्चों में सबसे अधिक पाया जाने वाला कौन सा एनीमिया है? भारतीय बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एनीमिया बोले तो खून की कमी। अब ये कौन सा है? 75 का बोलेंगे तो ये होगा आयरन डिफिशियंसी, आयरन यानी लौह तत्व की कमी वाली एनीमिया जो है भारतीय बच्चों में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट नोट करेंगे भारतीय, क्योंकि आप सभी लोग भारतीय हैं और पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 76 दिया है कि गुदाभंस व गुदापाक की चिकित्सा में प्रयुक्त तेल है, कौन सा तेल गुदाभंस और गुदापाक की चिकित्सा में करेंगे? महर्षि सुश्रुत चरक सभी महर्षियों ने कौन से तेल का वर्णन किया है? तो इसका सी विकल्प सही होगा, मूषक तेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया? मूषक तेल, नोट करेंगे, ये आपको नया तेल पढ़ने मिला है। प्रश्न नंबर 77, अहिपूतना शिशु के किस भाग का रोग है?
77 का जो होगा ये आपका सी विकल्प सही होगा। गुदा प्रदेश का जो है ये रोग होता है। क्या होता है? गुदा प्रदेश का रोग होता है, बीमारी होती है। प्रश्न नंबर 78 देखेंगे, नारी दुग्ध में गाय दूध की अपेक्षा कम होता है। क्या होता है? 78 का बी विकल्प सही होगा, विटामिन B12। विटामिन B12 की क्या होती है? कमी होती है। इसे नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है भैया, हल्का नहीं क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी प्रश्न एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं कि जिससे पूछा ही जाता है। तो जन्म के समय बच्चे की औसत नाड़ी गति होती है 79 का ये होगा 30 प्रति मिनट। 130 प्रति मिनट जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी नाड़ी की गति बहुत तेज होती है। वैसे सामान्य की कितनी होती है? सभी लोग कमेंट कर देंगे, जो लोग नहीं जानते हैं नोट कर लेंगे। 72 प्रति मिनट होती है वयस्कों की। लेकिन बच्चा जब जन्म लेगा तो कितना हो जाएगा? 130 प्रति मिनट। 130 प्रति मिनट बच्चे की नाड़ी गति होगी। नोट करेंगे। 80 नंबर प्रश्न देखेंगे, क्षीर जीवनीय किसने कहा है? तो इसे कहा है प्रश्न नंबर 80 का आपका विकल्प ये सही होगा, महर्षि चरक जी ने। कौन है? महर्षि चरक जी ने बताया है। प्रश्न नंबर 81 देखेंगे, इसमें दिया है कि बाला स्वरापन्नम पदाभ्यम यो ना गच्छति। प्रश्न नंबर 81 का सी विकल्प सही होगा, ये होगा फक रोग के लिए किसने कहा है? फक जो है के लिए कहा गया है, इसे नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 82 देखेंगे, इसमें दिया है कि शिशुओं में प्रथम वर्ष में औसत कैलोरी की आवश्यकता होती है। 82 का सी विकल्प सही होगा, 100 से 120 कैलोरी आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न आप लोगों का डिप्थीरियम कराते हैं, किस में कराते हैं भैया? डिप्थीरिया में कराते हैं। प्रश्न नंबर 84 देखेंगे, शिशु के भार का प्रथम सप्ताह में कमी का कारण है। शिशु के भार जो जन्म के समय शिशु के प्रथम सप्ताह में अगर भार में कमी आ रही है तो क्या कारण होगा? 84 नंबर प्रश्न का आपका बी विकल्प सही होगा, बाहरी वातावरण की जो है उसमें दिक्कत होगी तो बच्चे के भार में कमी आ जाएगी। प्रश्न नंबर 85, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। 85 बोले तो आपका भी विकल्प सही होगा, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 86 देखेंगे, 86 में दिया कि बच्चे के लगातार रोने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? 86 नंबर प्रश्न का आपका सी विकल्प सही होगा, सिरशूल। सिर में उसके दर्द रहेगा तो बच्चा लगातार रोता रहेगा, इसे नोट कर लेंगे। डिप्थीरिया का उद्भव काल है 87 का ये विकल्प सही होगा, 1 से 5 दिन। नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 88 देखेंगे, बच्चों में अधिकतर व्याधि का कारण है। 88 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? ये विकल्प सही होगा, कुपोषण। क्या हो जाता है? कुपोषण अगर होगा बच्चों में तो अधिकतर बीमारियां बच्चों को घेर लेंगी। 89 देखेंगे, बच्चे की लंबाई कितनी आयु में जन्म की लंबाई से दोगुनी हो जाती है? 89 बोले तो सी विकल्प सही होगा, 4 वर्ष में। बच्चा जितने 4 वर्ष में जितना जन्म के समय होता है उसका दुगना लंबा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 देखेंगे, 90 नंबर प्रश्न में दिया है कि शिशु के जन्म के समय सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? अब श्वसन दर की बात की जाएगी तो इसका डी विकल्प होगा, 28 प्रति मिनट। 28 प्रति मिनट जो है श्वसन दर होगी। प्रश्न नंबर 91 देखेंगे, शिशु के जन्म के समय श्वेत कोशिकाओं WBC की संख्या होती है। बी विकल्प सही होगा, इसे टिक करिए आप लोग। प्रश्न नंबर 92 देखेंगे, इसमें दिया है कुकुड़क है तो क्या है भैया? इसे बता देंगे आप लोग। 92 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, अक्षय रोग बोला जाता है। कौन सा रोग? अक्षय रोग बोलते हैं। प्रश्न नंबर
93 बहुत महत्वपूर्ण है भैया। नंबर 93 देखेंगे, इसमें दिया है कि नाभि नाल की लंबाई कितनी होती है। 93 का आपका बी विकल्प सही होगा, 20 इंच होगा। इंपॉर्टेंट में नोट कर लेंगे। प्रश्न है बता देंगे। 94 बोले तो आपका सी विकल्प सही होगा। 6 से 7 महीने में इसका समय बताया गया है। प्रश्न 5, आहार में वसा की कमी होने पर किस विटामिन की कमी हो जाती है। आहार में अगर बच्चों के वसा की कमी ले ली जा रही है तो किस विटामिन की कमी हो जाएगी। 95 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, विटामिन डी। 95 का बी विकल्प विटामिन डी की कमी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 96 देखेंगे, इसमें दिया है मोन्टोस धनात्मक होता है, किसमें धनात्मक होगा। 96 का बी विकल्प सही होगा, ट्यूबरक्लोसिस बीमारी में, टीबी बीमारी में जो है मोन्टोस जो है धनात्मक यानी पॉजिटिव रिजल्ट में आएगा। प्रश्न नंबर 97, शिशु के लिए सर्वश्रेष्ठ दुग्ध है, बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ दुग्ध कौन सा है। 97 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। ये विकल्प सही होगा, कौन सा, ये विकल्प सही होगा, माता का। 98 देखेंगे, देवकृत छदि का वर्णन है। 98 बोले तो ये विकल्प सही होगा, कर्ण वेदन में। 99 देखेंगे, पीयूष है, पीयूष। 99 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, प्रसवोत्तर प्रथम स्तन्य जो है पीयूष बोला जाता है। प्रश्न नंबर 100 देखेंगे, इसमें दिया है कि परिवर्तिका में आयु की दृष्टि मिलती है। प्रश्न नंबर 100, इसका जो है सी विकल्प सही होगा, व्यान वायु की दृष्टि मिलती है। 66 नंबर प्रश्न जो लिया गया है कि चंद्रामृत रस की भावना द्रव्य है। भृंगराज स्वारस, बी है गौमूत्र, सी है वासा पत्र स्वारस और डी है अजा दुग्ध। तो इसमें क्या विकल्प सही होगा। इसमें आपका सही होगा अजा दुग्ध। अजा दुग्ध के से जो है आपका चंद्रामृत रस की भावना जो है दी जाती है। तो इसे आप टिक कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 67 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि किसी औषधि व्यवस्था पत्र में एसी का अर्थ है औषधि के संदर्भ में, इसमें क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। इसका ये विकल्प दिया है प्रभावित स्थान पर लगाना, बी सोने से पूर्व लेना, सी विकल्प है भोजन के पश्चात लेना और डी विकल्प है भोजन पूर्व लेना। तो इसमें कौन सा सही होगा। इसमें आपका सही होगा भोजन से पूर्व लेना, भोजन से पूर्व लेना, यानी कि विकल्प नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो इसे फटाफट आप टिक करते जाइए कि स्नेह की योनियां हैं। स्नेह की कौन कौन सी योनियां हैं, 3, 5, 4, 2। कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसका भी विकल्प आपका डी सही होगा, यानी कि 2 योनियों में इसको डिवाइड किया गया है। प्रश्न नंबर 69 देखेंगे। 69 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि तर्क सेवन निषिद्ध है। तर्क सेवन निषिद्ध है, किसमें निषिद्ध है। कफ रोग में, वात रोग में, अग्निमंद में, क्षय रोग में, किसमें होगा फटाफट बताइए। तो इसमें आपका विकल्प डी सही होगा, क्षय रोग। यानी कि अगर आपको क्षय रोग की समस्या है तो आप तर्क यानी छाछ का प्रयोग नहीं करेंगे। इस प्रश्न को आप सही कर लीजिए। देखेंगे किसी दोष द्वारा रक्त दोष, प्रश्न नंबर 70 में देखेंगे किसी दोष द्वारा रक्त दृष्टि होने पर अलाबू द्वारा रक्त मोक्षण निर्दिष्ट है। अलाबू द्वारा रक्त मोक्षण निर्दिष्ट है। वात रोग, पित्त रोग, त्रिदोष, कफ रोग, कौन से रोग में होगा फटाफट आप लोग बताइए। 70 प्रश्न में क्या होगा, कफ रोग में जो है ये चीज़ें निर्दिष्ट कर दी गई हैं। तो कफ रोग को आप सही कर लीजिए।
प्रश्न नंबर 71 की बात कर लेंगे। 71 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से किसे प्रधानतम यंत्र कहा गया है। सिंहमुख, छार को अरसो यंत्र, हस्त को किसे कहा गया है। 71 में भी हस्त होगा। हस्त को जो है सिंह प्रधानतम यंत्र की जो है संज्ञा दी गई है। प्रश्न नंबर 72 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 72 में क्या बातें निकल के आ रही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपयंत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उपयंत्र नहीं है। विकल्प नंबर डी सही होगा। क्या होगा। अलाबू। अलाबू जो है ये उपयंत्र नहीं है। इसे टिक कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 73 प्रतिमर्शनाश्य की मात्रा है। प्रतिमर्शनाश्य की मात्रा है 73 का जो है ये होगा, यानी 2 बूंद। 2 बूंद से ज़्यादा आप जो है नश्य नहीं लेंगे। इसकी मात्रा को निर्धारित किया गया है आयुर्वेद के संहिताओं में, आयुर्वेद के ग्रंथों में। निम्न में से कौन सा एक आयुर्वेद में सीवन विधि में नहीं है। बताइए फटाफट। वेलितिका, गोपड़िका, अनुवेलिता, ऋजु ग्रंथ, ये क्या होगा इसमें फटाफट बता दीजिए। फटाफट बताइए आप लोग क्या होगा इसमें। होगा आपका अनुवेलित। ये आपका जो है सही हो जाएगा सी विकल्प। इसे टिक करिए। प्रश्न नंबर 65 नंबर प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या बातें तैयार की गई हैं। पित्तज शोथ में प्रयोग के लिए आलेप तैयार करते समय स्नेह की मात्रा है। कितनी मात्रा है। 1/6वां भाग। इसका क्या होगा। डी नंबर विकल्प। 1/6वां भाग जो है आलेप की मात्रा तैयार करते हैं। प्रश्न नंबर 76 की चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 76 में पूछा गया है कि संधि प्रदेश के वर्णों में कौन सा बंध प्रयुक्त होता है। वितान बंध, यमक बंध, स्वास्तिक बंध, मंडल बंध। तो इसमें क्या होगा। 76 इसमें होगा स्वास्तिक बंध। क्या होगा। स्वास्तिक बंध। इसे आप टिक करेंगे। वर्णितागार में कितने दिन तक धूपन कर्म निर्दिष्ट है। कितने दिन तक धूपन कर्म निर्दिष्ट है। वर्णितागार में कितने दिन तक धूपन कर्म निर्दिष्ट है। 77 इसमें होगा 10 दिन तक। कितना होगा। 10 दिन तक इसको आपको निर्देश किया गया है। ये अस्थि संस्थान में शिरा वेद कर्म के लिए किस शस्त्र का प्रयोग निर्दिष्ट है। ये होगा यौपत्र, बी होगा बहिमुखी, और सी होगा सिंहमुख, डी होगा कुठारिका। तो इसमें कौन सा सही होगा। 78 में आप बताइए। कुठारिका जो आपका विकल्प है ये सही हो जाएगा। इसे टिक कर लीजिए कि कफज नेत्र रोगों में नेत्र तर्पण की अवधि है 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। 79 का सी होगा। ये होगा आपका 5 दिन। इसे आप टिक कर लीजिए। 80 प्रश्न का जो है विकल्प देख लेंगे। 80 नंबर प्रश्न विकल्प में क्या बातें निकल के आ रही हैं। 80 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हमारे शरीर में स्नायु के प्रकार हैं। हमारे शरीर में स्नायु के कितने प्रकार हैं। 4, 3, 5, 8 कितने हैं फटाफट बताइए। 80 नंबर प्रश्न में कितने प्रकार के स्नायु तंत्र हैं। 4 प्रकार के हैं। ये विकल्प सही हो जाएगा। टिक करिए।
प्रश्न नंबर 81 देखेंगे। 81 में प्रश्न में क्या पूछा गया है कि प्राण व स्त्रोतम का मूल है। ए विकल्प है अमाशय एवं वाम पार्श्व, बी है यकृत एवं प्लीहा, सी है हृदय एवं महास्त्रोत, डी है नाभि एवं नासा। 81 का सी होगा। 81 में क्या होगा? सी नंबर विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसे टिक करिए। हृदय एवं महास्त्रोत ये आपका सही होगा। 82 की चर्चा करिए बंधु। 82 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पाद अभ्यंग किस रोग से बचाव के लिए उपयोगी है। कर्ण रोग, गृहस्थी रोग, पक्षाघात, ज्वार मानी बुखार से किससे जो है लिए उपयोगी है, तो बता दीजिए। पाद अभ्यंग रोग किस रोग से बचाव के लिए उपयोगी है। 82 यानी कि आपका ए नंबर विकल्प सही होगा। कर्ण रोग, कान के रोगों से संबंधित जो है बचाव के लिए पाद अभ्यंग जो है जरूरी होता है। इसे टिक करिए बंधु। 83 प्रश्न की चर्चा करेंगे फटाफट। शरीर आयस जनन कर्म है। शरीर आयस जनन कर्म है। अभ्यांग, पाद प्रक्षालन, उद्धातन, व्यायाम। 83 में होगा डी यानी कि व्यायाम। शरीर आयस जनन कर्म है व्यायाम। ये टिक करिए फटाफट, सही हो जाएगा आपका। निम्न में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। तनुसेविनी, रुचक, उलूखल और सामुद्र। कौन सा नहीं है फटाफट बता दीजिए आप लोग। 84 का होगा बी विकल्प सही। इसे टिक करिए। जल शुद्धि के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग नहीं होता। ए विकल्प है कतक, बी विकल्प है गोमेद, सी विकल्प है तृणकांत, डी विकल्प है बसी ग्रंथि। तो इसमें कौन सा सही होगा फटाफट बता दीजिए। 85 में होगा सी विकल्प तृणकांत। क्या होगा? तृणकांत। इसको टिक करिए। रक्त धातु की उपधातु है। रक्त धातु की उपधातु कौन सी है? त्वचा, स्नायु, शिरा, वासा। कौन सी होगी? 86 में बताइए फटाफट सभी लोग। इसमें होगा शिरा। रक्त धातु की उपधातु क्या है? शिरा है आपका। 86 का सी विकल्प सही हो जाएगा। इसे टिक करिए। निम्न में से कौन सा रक्त धारा कला का स्थान है? यकृत एवं प्लीहा, स्नायु, सी धमनी एवं डी सर्व शरीर। इसमें क्या होगा? 87 में इसमें होगा ये यानी यकृत एवं प्लीहा। ये आपका सही हो जाएगा। किस रक्त वर्ग को यूनिवर्सल रिसेप्टिएंट माना गया है? बताइए फटाफट। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न जरूरी है 88 नंबर प्रश्न में। इसमें होगा AB+। क्या होगा? AB+ यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। फटाफट देखते जाइए। ये नेजो लैक्रिमल डक्ट की लंबाई है 89। कितनी लंबाई होगी? ये यानी कि 15 से 18 सेंटीमीटर। ये आपका सही हो जाएगा। इसे सही कीजिए। कि ब्रोका एरिया है। मोटर स्पीच एरिया, सेंसरी एरिया, ऑडिटरी एरिया, विजुअल एरिया। 90 प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसका होगा मोटर स्पीच एरिया। ये आपका सही हो जाएगा। तीक्ष्ण शस्त्रों के विष संक्रमण के लिए कौन सा श्रेष्ठ उपाय है? ए विकल्प है रासायनिक विषक्रमण घोल में डुबाकर रखना,
डी है फार्मेनिल में डुबाना, सी है इंफ्रारेड के किरणों में रखना और डी है छानना। 91 का होगा ये, यानी कि रासायनिक विषक्रमण घोल में डुबाकर रखना। ये इसमें लिखा है कि विष संक्रमण घोल का 92 में देखा गया कि विष संक्रमण घोल को प्रयोग करते समय रखी जाने वाली सावधानी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है बताइए फटाफट। ये विकल्प सही होगा कि बी सही होगा कि सी सही होगा कि डी सही होगा? क्या सही होगा बताइए आप लोग। तो इसमें होगा आपका विकल्प नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कभी भी बोतल को खुला ना छोड़ें। कभी भी क्या करेंगे आप लोग? बोतल को खुला नहीं छोड़ेंगे। इस बात का विशेष तौर पे आप ध्यान देंगे कि कभी भी बोतल को खुला नहीं छोड़ेंगे। ये पेट्रियल प्रेशर ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की धमनियों में सामान्य सीमा है। ये विकल्प है 15 से 25 mmHg। बी विकल्प है 35 से 45 mm ऑफ Hg। सी विकल्प है 45 से 55 mm ऑफ Hg और डी विकल्प दिया गया है 55 से 65 mm ऑफ Hg। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका सही होगा बी विकल्प, यानी कि 35 से 45 mm ऑफ Hg। ये आपका सही होगा। कि राइल्स ट्यूब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? फटाफट बताइए। 94 का जो है ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका विकल्प जो सही होगा ये होगा विकल्प नंबर सी। इसका प्रयोग स्ट्रक्चर इसोफेगस में करते हैं। ये विकल्प आपका सही होगा। कि निम्न में से उष्णोदक अवगाहन का उद्देश्य नहीं है। इसमें 95 में क्या होगा फटाफट बताइए मित्रों। इसका होगा डी सही। फिशर इन Na में सोफ कम करने के लिए, इसका जो है जो फिशर बीमारी हो जाती है इसमें जो है आपका शोथ होगा, शोथ लिख रहा जाइए, कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका ये विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। इसे टिक कर लीजिएगा। कि निम्न में से कौन सा अघुलनशील सीवन द्रव्य है? 96 का बी, यानी सिल्वर वायर। क्या होगा? सिल्वर वायर।